हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं टॉपर्स आईएएस क्लब एकेडमी में। मित्रों, हम लोग आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 और खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022 की क्लास को जो है प्रारंभ कर चुके हैं और हिस्ट्री के साथ में आपकी कक्षाएं जो है चल रही हैं अनवरत रूप से मित्रों। और आप सभी का प्यार और सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग मित्रों जो है हड़प्पा सभ्यता जो है कर रहे हैं इस समय, और हड़प्पा सभ्यता में हम लोग जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में मित्रों हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में, उसकी काल अवधि के बारे में और उसके जो है विस्तार के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। पार्ट 2 में कल मित्रों जो हड़प्पा सभ्यता की जो महत्वपूर्ण साइटें हैं और उनसे क्या क्या एविडेंस मिले हैं मित्रों, हम लोगों ने उनका जो है थोड़ा डीपली अध्ययन किया था मित्रों। क्योंकि क्वेश्चन का नेचर आजकल क्या है, आप जैसे आप देख ही रहे होंगे कि जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है 2022, 2021, 2020, आरओ की जो भी लेटेस्ट में परीक्षा हुई है 5 दिसंबर 2021, उसमें जो है क्वेश्चन का पैटर्न किस स्तर पर आ रहा है, मतलब इतिहास के जो क्वेश्चन का स्तर है वो काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं अपने क्लास और लेक्चर के माध्यम से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न जो है हमारे स्टडी मटेरियल से बाहर ना जाए मित्रों। तो आज हम लोग मित्रों जो हड़प्पा सभ्यता के रिमेनिंग पार्ट हैं उसको हम लोग कवर करेंगे और आज हड़प्पा सभ्यता ऑफिशियली जो है हम लोग समाप्त करेंगे। इस लेक्चर को शुरू करें मित्रों, इसके पहले मैं जो है आपके लिए एक थोड़ा सा एक मोटिवेशनल कोट जो अटल बिहारी वाजपेयी की बोलना चाहूँगा कि बाधाएं आती हैं आएँ, बाधाएं आती हैं आएँ, घिरे प्रलय के घोर घटाएँ, बाधाएं आती हैं आएँ, घिरे प्रलय के घोर घटाएँ, और पाँव के नीचे अंगारे, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यद ज्वालाएँ, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यद ज्वालाएँ, निज हाथों से हंसते हंसते, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो मित्रों अगर आप और हम यूं ही कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो हम लोग अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे और इतिहास में आपको कभी कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर जो भी दिक्कत आएगी आपके लिए कमेंट सेक्शन है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी नई स्ट्रेटजी आप चाह रहे हैं तो उसको आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ में मित्रों हम लोग प्रारंभ करते हैं सैंधव सभ्यता का पार्ट 3 मित्रों। ठीक है, चलिए। तो मित्रों कल जो है हम लोग जो सैंधव सभ्यता से संबंधित जो प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसके आगे जो है आज हम लोग जो है सैंधव लिपि, आज जो है हम लोग सैंधव लिपि के बारे में, सैंधव लिपि से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे अपने क्लास को। तो ठीक है, तो सैंधव लिपि, तो मित्रों जो सैंधव लिपि जो है आज भी जो है सैंधव लिपि जो हम देखते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो आदि इतिहास को कवर करता है मित्रों। आदि इतिहास के उस पार्ट को कवर करता है जिसमें हमारे अध्ययन का स्रोत तो पुरातात्विक साक्ष्य है मुख्य रूप से, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य भी मिलने लगते हैं। लेकिन साहित्यिक साक्ष्य चूँकि अभी पढ़े नहीं गए हैं, इस वजह से हमारी जो निर्भरता है पूरी तरीके से पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही है मित्रों। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज को जो पढ़ने के लिए, ठीक है, जो एक लिपि, एक भाषा अलग होता है और लिपि अलग होता है। भाषा तो हम किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन लिपि जो है एक किसी चीज़ को लिखने का एक तरीका होता है मित्रों। तो सैंधव लिपि जो है उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सैंधव लिपि का जो सबसे पुराना नमूना जो है मित्रों 1853 ईस्वी में, तो सैंधव लिपि का सबसे पुराना नमूना जो मित्रों 1853 ईस्वी में जो है कनिंघम महोदय को जो है मिला था। ठीक, और ये कनिंघम के अनुसार इस लिपि का संबंध जो है ब्राह्मी लिपि से है। ठीक, कनिंघम ने इसे ब्राह्मी लिपि बताया कि यह ब्राह्मी लिपि से संबंधित है। इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास जो है 1925 ईस्वी में जो है एल ए बेडल नामक विद्वान थे, इन्होंने जो है इस लिपि को जो है सर्वप्रथम जो है पढ़ने का जो है प्रयास किया था मित्रों। और सैंधव लिपि में जो है 64 मूल चिन्ह है, जो है 64 इसमें जो मूल चिन्ह हैं सैंधव लिपि के लिखने के, और 450 से अधिक जो है अक्षर की आकृतियां जो हैं मित्रों। ठीक है, यानी जो मूल चिन्ह जिनके माध्यम से हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी, पिक्टोग्राफिक थी मित्रों, जिसे चित्रात्मक भी कहा जाता है। तो वो 64 मूल चिन्ह थे उसके, जिसके माध्यम से ये लिपि लिखी जाती थी।
और इसमें 450 से अधिक अक्षर की आकृतियाँ थीं। यह गोमूत्र का लिपि है, इसे गोमूत्र का लिपि कहते थे, जिसे बुस्टोफेदोन भी कहा जाता है। और यह जो है दाएं से बाएं, मतलब जो है ये जो है दाएं से बाएं ऐसे लिखी जाती थी मित्रों। ठीक है, ये हमारा हो गया दायां और ये हो गया हमारा बायां। तो दायां से बाएं ओर जो है ये लिपि जो है लिखी जाती थी मित्रों। ठीक है, और ये लिपि जो है वर्णात्मक ना होकर जो है चित्रात्मक थी, यानी पिक्टोग्राफिक थी सर, पिक्टोग्राफिक थी। इसमें कुछ चित्र जो है भाव चित्रात्मक थे। ठीक है, इसमें से जो कुछ चित्र थे, सॉरी कुछ चित्र नहीं, कुछ लिपि, ठीक है, इसमें से कुछ लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी एवं अल्प साक्ष्य जो है अक्षरात्मक थी। ठीक है, एक तो पिक्टोग्राफिक थी, जो मूल पिक्टोग्राफिक थी, लेकिन इसमें कुछ भाव चित्रात्मक और कुछ जो है अल्प साक्ष्य जो मिले हैं वो अक्षर के रूप में, अक्षर के फॉर्मेट में भी लिखे गए मिलते हैं मित्रों। इस लिपि में अंग्रेजी के यू अक्षर एवं मछली के चित्रों का सर्वाधिक अंकन जो है मिलता है। जो हड़प्पा की लिपि है मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, इसमें इस लिपि में अंग्रेजी के यू अक्षर एवं मछली के चित्रों का सर्वाधिक अंकन जो है हुआ है मित्रों। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अभिलेख जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, जो कि एक साइन बोर्ड है हमारा। ठीक है, जिसमें 9 से जो है 10 अक्षर थे। ठीक है, जिसमें 9 से जो है 10 अक्षर थे, ये अक्षर है मित्रों, जिसमें 9 से 10 अक्षर थे। ये जो है कुछ हमने लिपियों का जो है वो डाल दिया है मित्रों, कि जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, जैसे ये देखिए इस पे मछली का चित्र अंकित है सिंधु सभ्यता की लिपि में। इसमें विभिन्न प्रकार की लिपियों का जो है प्रयोग किया गया था, जो पिक्टोग्राफिक थी मित्रों। जैसे ये देखिए मछली का चित्र इस पर अंकित है, इस पर ये देखिए हाथी का चित्र अंकित है, इस पर एक सील है, सील पर जो हमारी लिपि पाई गई है, ये इस तरीके से कुछ सील थी, ये यू आकार की थी, ये थी। तो ये विभिन्न प्रकार की जो लिपियाँ थीं, ये सिंधु सभ्यता में इन लिपियों के माध्यम से वो कुछ लिखने का प्रयास किए थे, लेकिन क्या उन्होंने लिखा ये आज तक मित्रों इसको कोई पढ़ नहीं सका है। यद्यप कई इतिहासकारों ने इसे पढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक जो है पढ़ी नहीं जा सकी है मित्रों। फिर नगरीकरण की बात करें हम, तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीकरण था, जो हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीकरण था मित्रों, ये कुछ इस तरीके से था, ये इस टाइप का था, इस टाइप का था कुछ। तो नगर नियोजन जो था, इसमें प्रत्येक सिंधु नगर जो है 2 भागों में जो है विभक्त था। जो सारे सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं वो 2 भागों में मोटे तौर पर आपको विभाजित मिलेंगे। एक पश्चिमी टीला है, एक पश्चिमी टीला था और दूसरा था पूर्वी टीला था मित्रों। जो पश्चिमी टीला था इसे दुर्ग टीला कहते थे। जैसे ये जो पश्चिमी टीला था ऐसे कुछ इस तरीके से था, तो पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहते थे और ये टीला जो है ऊंचाई पर स्थित था। ठीक है, ये दुर्ग पर या ऊंचे चट्टानों पर, ऊंचे पहाड़ों पर रहता था। ठीक है, और इसे किला दुर्ग कहते थे। इसे किला दुर्ग तक, ये जो ऊंचाई पर स्थित होता था, इसे पश्चिमी टीला, इसे किला दुर्ग कहते थे। और यहाँ पर मित्रों जो है शासक वर्ग जो है निवास करता था। दूसरा था पूर्वी टीला था, ये जो टीला पूर्वी टीला था, ऊपर वाला भाग ये पश्चिमी टीला था, इसे दुर्ग टीला कहते थे, जहाँ शासक वर्ग निवास करता था। और दूसरा टीला जो था ये जो था पूर्वी टीला था। ये पूर्वी टीला था, जो निचला नगर होता था, टीले का निचला नगर ये क्या कहलाता था, निचला नगर था, निचला नगर था पूर्वी टीला। ठीक, यहाँ ये मूल आवासीय क्षेत्र था मित्रों, ये जो है मूल आवासीय क्षेत्र होता था। और यहाँ पर कौन कौन रहते थे, यहाँ पर आम व्यक्ति रहता था, यहाँ पर जो आम व्यक्ति रहता था, यहाँ पर कौन होता था, श्रमिक रहता था, यहाँ पर कौन रहता था, व्यापारी वर्ग रहता था। ये लोग जो है निचले नगर में जो है निवास करते थे मित्रों। लेकिन सिंधु सभ्यता के सिंधु सभ्यता के कुछ 2-3 स्थल ऐसे हैं जो अपवाद के रूप में जो देखे जाते हैं। जैसे एक धौलावीरा नामक स्थल है मित्रों, ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। इस धौलावीरा एकमात्र नगर था जहाँ पर दुर्ग, मध्यम नगर और नगर, ये 3 भागों में जो है विभक्त था मित्रों। ठीक, जो धौलावीरा था हमारा, ये एकमात्र ऐसा नगर था हमारा जो दुर्ग में, मध्यम नगर में और नगर में 3 भागों में जो है विभक्त था मित्रों। ठीक,
उसके बाद जो है एकमात्र स्थल है ये हड़प्पा सभ्यता का, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। और आरओ परीक्षा 2014 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन मित्रों कि धौलावीरा एकमात्र नगर ऐसा था जो दुर्ग, मध्यम नगर व नगर 3 भागों में विभक्त था। उसके बाद जो चन्हूदड़ो एक स्थल है मित्रों, चन्हूदड़ो और अल्लाहदीनो, ठीक है, चन्हूदड़ो ये सिंध प्रांत में है और अल्लाहदीनो भी ये वही सिंध प्रांत के आसपास में है। तो चन्हूदड़ो और अल्लाहदीनो नगरों में किलेबंदी नहीं की गई थी, ठीक। तो धौलावीरा में नगर 3 भागों में विभक्त था हमारा, ठीक, यानी पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला के बाद में एक मध्यम नगर भी था, मध्य नगर भी था, या दुर्ग और नगर के बीच में मध्यम नगर भी था धौलावीरा में। चन्हूदड़ो और अल्लाहदीनो में नगरों में किलेबंदी नहीं की गई थी मित्रों। ये हमारा यह हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण से संबंधित पिक डाला गया है मित्रों। उसके बाद आवासीय, हड़प्पा सभ्यता की आवास की बात करें तो यहां पर क्या भवनें थी, एक मिनट, आवासीय भवन की बात करें क्या था, यहाँ पर जो भवन था वो पक्की ईंटों के बनते थे मित्रों, जो भवन थे वो पक्की ईंटों के बनते थे और मकान जो है 2 मंजिला जो है होता था मित्रों, क्योंकि अधिकतर घरों में सीढ़ियाँ जो है मिली हैं, ठीक। तो मकान क्या होते थे, पक्की ईंटों के बनते थे हमारे, और अधिकांश मकान जो होते थे 2 मंजिला होते थे, क्योंकि अधिकतर घरों में सीढ़ियाँ मिलती हैं मित्रों। उसके बाद खिड़कियाँ जो होती थी, जो खिड़कियाँ होती थी वो गलियों की ओर जो खुलती थी, खिड़की जो होती थी वो गलियों की ओर खुलती थी। अपवाद इसका क्या है, अपवाद इसका लोथल है हमारा, जहाँ पर खिड़कियाँ सड़कों पर खुलती हुई मिली हैं, ठीक। तो भवन निर्माण में क्या था, भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, 2 मंजिला भवन बनते थे, और जो खिड़कियाँ होती थी वो जो है पीछे की गलियों में खुलती थी, जिससे कि धूल धक्कड़ और प्रदूषण जो है हमारे आवास के अंदर ना पहुंच पाए। लेकिन आजकल देखिए हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के विपरीत काम कर रहे हैं, अपने सड़क को, अपने मुख्य दरवाजे को कहाँ, मेन सड़क के ऊपर, मेन सड़क पर हम लोग लगा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, घर में डस्ट, घर में प्रदूषण बढ़ रहा है, और तमाम तरह की जो है बीमारियाँ, जैसे दमा की समस्या, जैसे हार्ट की समस्या आदि अनेक प्रकार की बीमारियाँ जो है, बीमारियों का हम लोग सामना कर रहे हैं, ठीक। तो अगर हम लोग हड़प्पाई तकनीक को अगर अपनाते, उसका पालन करते, तो ये समस्या हम लोगों को न झेलनी पड़ती। उसके बाद हम देखें लोथल एक अपवाद है, जहाँ पर सड़क पर जो है खिड़की खुली है। और कालीबंगा जो है, कालीबंगा का मकान निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, ये अपवाद है मित्रों। कालीबंगा में कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। लोथल में क्या है, खिड़की सड़क पर खुली है, और बाकी ऊपर की कैरेक्टरिस्टिक है कि 2 मंजिला भवन था और ईंटों का प्रयोग होता था। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो के आवास से 27 कमरों का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है, 27 कमरों का मकान एवं एक आंगन प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से एक ऐसा मकान मिला है जिसमें क्या है, 27 कमरे हैं, और उसमें जो है एक आंगन बना हुआ है। तो क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि 27 कमरों वाला आवास का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है मित्रों। बाकी इसका कोई मतलब नहीं, इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। नालियों की व्यवस्था अगर हम देखें तो जो नालियों की व्यवस्था थी मित्रों, वो हड़प्पा सभ्यता में जो है इतनी समुन्नत अवस्था में थी मित्रों कि समकालीन जो विश्व की सभ्यता उसके आगे कहीं टिकती नहीं थी, बहुत ही समुन्नत अवस्था में थी मित्रों। और हम देखें तो आज भी हम लोग हड़प्पा सभ्यता की तुलना में जितनी बेहतरीन नालियों का निर्माण उस समय किया गया था, आज हम लोग उतनी अच्छी नालियों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए वर्तमान समय में नगरों में बाढ़ की समस्या आ रही है, और बहुत सारा जो है जल भराव की समस्या आ रही है। क्यों, क्योंकि नगरों का एक सुनियोजित रूप से व्यवस्थित विकास नहीं किया गया है, और नालियों की समुचित व्यवस्था नहीं किया गया है मित्रों। हड़प्पा सभ्यता में जब नगरों का निर्माण होता था मित्रों, तो पहले नालियाँ और सड़क बनाई जाती थी, तब भवनों का निर्माण होता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम लोग पहले भवन बनाते हैं, फिर नाली और सड़क बनाते हैं, तो हम लोग जस्ट उल्टा काम कर रहे हैं। इसी वजह से नगरीकरण की समस्याएं आ रही हैं हमारे देश में मित्रों।
हमारे देश क्या वैश्विक स्तर पर भी देखें तो नगरीकरण की समस्या बहुत बड़ी समस्या आजकल उभर कर आई है मित्रों। ठीक है, तो हम देखें नालियाँ कैसे थी वहाँ। नालियाँ पक्की ईंटों की बनती थी मित्रों। ठीक है, और लकड़ी की भी नालियाँ कालीबंगा से मिली है। ठीक, नालियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। लकड़ी की नाली कालीबंगा से मिली है, जो कालीबंगा स्थल है वहाँ लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। मिट्टी की पकी हुई नालियाँ चन्हू दड़ों से मिली हैं। जो मिट्टी की पकी हुई नाली कहाँ से मिली है? चन्हू दड़ों से मिली है। मिट्टी की पकी हुई नाली चन्हू दड़ों से मिली है। और उसके बाद सीढ़ीदार सार्वजनिक नाली कहाँ मिली है? लोथल से। सीढ़ीदार एक सार्वजनिक नाली मिली है, वो लोथल से मिली है। और नालियों को ढकने के लिए जो है टोडा मेहराब का प्रयोग करते थे मित्रों। जो टोडा मेहराब क्या होता है? ऐसे जो पत्थर होते थे इनका जो यूं शेप में होता था। ठीक है, यूं शेप में, ये टोडा मेहराब स्टाइल होता था। और इससे जैसे नालियाँ होती थी, जैसे ये नालियाँ हैं, ठीक है, तो नालियों के ऊपर जैसे आज भी हम पत्थर रखने के लिए चौकोर पत्थर का या विभिन्न डिजाइन के पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ये चौकोर में ये टोडा मेहराब का उपयोग किया जाता था मित्रों। ये कुछ इस तरीके से नालियों को ढकने के लिए ये आर्क शेप में ये होता था। तो ये नालियों को ढकने के लिए टोडा मेहराब का प्रयोग किया जाता था मित्रों। और इसके प्रयोग का सबसे बढ़िया उदाहरण जो है क्या है? मोहनजोदड़ो का स्नानागार है। जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार इसके प्रयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है मित्रों। यह है मित्रों वहाँ का, ये पिक है मित्रों। यहाँ पर हम देखा जा सकता है नालियों की बेहतर व्यवस्था के बारे में। आगे देखते हैं, और ये नाली देखा जा सकता है। ये देखिए आप, पक्की ईंटें की नाली बनी हुई है, पक्की हुई ईंटें की नालियाँ बनी हुई है मित्रों। ईंटों के बारे में हम देखें, ईंटों के बारे में देखें जो सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता की ईंट जो है मित्रों चतुर्भुजाकार हैं। ठीक, जो सिंधु सभ्यता की ईंटें हैं वो चतुर्भुजाकार होती थी मित्रों। और इस सभ्यता में मकानों के निर्माण में प्रयुक्त ईंटों का सर्व प्रचलित आकार जो है चौकोर था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की जो ईंटें होती थी वो चतुर्भुजाकार होती थी। और इस सभ्यता में जो मकान का निर्माण होता था वो चौकोर साइड में होता था, जो सबसे प्रचलित तरीका था। और ये जो ईंटों का अनुपात था मित्रों वो 4:1 था। ठीक है, जो ईंटों का अनुपात था मित्रों वो 4:1 था। जैसे ये ईंटा है हमारा हड़प्पा सभ्यता का, जैसे ये हड़प्पा सभ्यता का ईंटा मित्रों है, ईंटा का पिक डलवा है, तो ये रेशियो क्या था? ये 4 था। ये रेशियो क्या था? ये 2 था। और ये रेशियो जो था, यानी इसकी जो क्या कहते हो, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई होगी, और ये जो ऊंचाई था ये 1 के रेशियो में था। ठीक, तो ये लंबाई जो थी वो 1 के रेशियो में थी, ये 4 के रेशियो में थी। और ये चौड़ाई जो थी 2 के रेशियो में थी, जो ऊंचाई थी वो 1 के रेशियो में थी। ये जो है सिंधु घाटी की जो मोहर है मित्रों, सिंधु सभ्यता की जो ईंटें हैं। उसके बाद हम बात करें ये, तो इनका अनुपात जो है 4:1 था, अभी हमने दिखाया ईंटों में। और कालीबंगा से प्राक हड़प्पाई चरण में ईंटों का अनुपात 3:1 था। ये एक आपवादिक स्थल है कालीबंगा इस मामले में, कि कालीबंगा में जो प्राक हड़प्पाई चरण मतलब जो हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की 3 श्रेणियाँ थी, प्राक हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और हड़प्पेतर या पतनशील हड़प्पा जिसे कहते हैं। तो प्राक हड़प्पा मतलब जो मैच्योर हड़प्पा या परिपक्व हड़प्पा से पहले का जो चरण था हमारा, तो उसमें कालीबंगा से प्राक हड़प्पाई चरण में ईंटों का अनुपात 3:1 था मित्रों। और कालीबंगा में फर्श निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आजकल क्या करते हैं हम लोग, फर्श के निर्माण में विभिन्न डिजाइन की जो टाइल्स वगैरह लगाते हैं, तो उसी तरीके का कालीबंगा में फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग जो है किया जाता था मित्रों। उसके बाद जो है चन्हू दड़ो स्थल है। चन्हू दड़ो एक स्थल है, चन्हू दड़ो से वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अन्नागार जो है, अन्नागार किले के बाहर जो अन्नागार होता था,
यानी जो गोदाम होते थे, अन्न के जो गोदाम होते थे उसे अन्नागार कहा जाता था। और इसे किले के बाहर एवं नदियों के तट के किनारे जो है स्थित होता था मित्रों। किले के बाहर और नदी के तट के किनारे अन्नागार पाया जाता था। नदियों के किनारे इसलिए पाया जाता था मित्रों कि जिससे कि हम व्यापार उसका कर सकें, मतलब हम उसका निर्यात करने में आसानी हो और नाव के माध्यम से हम निर्यात कर सकें। मोहनजोदड़ो का अन्नागार किले के अंदर था, लेकिन ये अपवाद क्या है यहाँ पर, मोहनजोदड़ो अपवाद है, जहाँ का जो अन्नागार है वो किले के अंदर था। और बाकी हड़प्पा सभ्यता में जितने भी अन्नागार पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं, किले के बाहर और नदियों के किनारे पाए गए हैं। ठीक, लोथल है, लोथल से लकड़ी का अन्नागार मिला है, लोथल से लकड़ी का अन्नागार मिला है मित्रों। उसके बाद जो सड़कें हैं मित्रों, हम देखें कि सड़कें जो कच्ची होती थी, सड़कें क्या होती थी, कच्ची होती थी तथा मिट्टी की जो है बनी हुई होती थी। ठीक, जो सड़क होती थी कच्ची और मिट्टी की बनी हुई होती थी। कालीबंगा जो था हमारा, वहाँ से सड़कें पक्की थी। ठीक, कालीबंगा की सड़कें पक्की थी। जो आमतौर पर सड़कें होती थी वो कच्ची होती थी, लेकिन कालीबंगा की जो सड़कें होती थी वो पक्की होती थी। और लोथल से क्या है, खुदाई में 4 सड़कों के अस्तित्व का पता चला है। और सड़कें क्या होती थी, हमेशा ऐसे चौकोर पर जो है काटती थी मित्रों। ठीक, सड़कें चौकोर पर काटती थी। और ये जो लोथल है, यहाँ खुदाई में जो है 4 सड़कों का साक्ष्य मिला है। तो 4 सड़क कैसे, जैसे एक मेन सड़क रही होगी और इससे सटे हुए, जैसे हम लोग आजकल क्या कहते हैं, फुटपाथ टाइप का, तो उस टाइप की कुछ संरचना रही होगी। इसमें 4 सड़कों का साक्ष्य मिलता है लोथल से एक साथ। जैसे आजकल आधुनिक समय में क्या होता है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना चलाई जाती है 4 नगरों को जोड़ने के लिए। तो आज कहते हैं ना 3 लेन की सड़क, 4 लेन की सड़क, 6 लेन की सड़क बनाई जाती है ना। यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, जैसे बहुत सारे एक्सप्रेसवे आजकल बनाए जा रहे हैं। वो क्या बनाए जा रहे हैं, करीब 4 चरण के बनाए जा रहे हैं। अभी तक 6 चरण की मुंबई से पुणे के बीच वो चलाई गई है, मतलब बनाई गई है, जो 6 चरण की सड़क, 6 उसकी सड़क है हमारा। लेकिन 4 लेन की सड़क जो है आमतौर पर आजकल बनाई जा रही है, जो एक्सप्रेस हाईवे वगैरह बनते हैं। तो सड़कें कच्ची ईंट की होती थी और मिट्टी की बनी होती थी। तो सड़कें कच्ची होती थी और मिट्टी की बनी हुई होती थी। कालीबंगा से जो है पक्की सड़कों का साक्ष्य मिला है। और लोथल से जो है खुदाई में 4 सड़कों का अस्तित्व का जो है पता चला है मित्रों। उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी मित्रों। और मुख्य सड़क, ये सड़कें जो थी हमारी, ये ऐसे समकोण पर जो काटती थी मित्रों। और मुख्य सड़क को प्रथम सड़क से, जो मुख्य सड़क को प्रथम सड़क से या राजपथ जो है कहा गया है। जो मुख्य सड़क था राजपथ था, जो कि 10 मीटर से कुछ अधिक चौड़ा था, मतलब मोटे तौर पर 10 मीटर के आसपास चौड़ा था ये। और इसकी जो सहायक सड़क होती थी वो 3 मीटर चौड़ी होती थी। जैसे आजकल भी हम लोग देख रहे हैं, जो मेन सड़क होता है और मेन सड़क से सटा हुआ भी सड़क होता है जिसकी चौड़ाई कम होती है। हम लोग भी आज भी अपने नगरों में, गलियों में देख सकते हैं कि मुख्य सड़क से जो मोहल्ले की सड़क होती है वो कम चौड़ी होती है और मुख्य सड़क ज़्यादा चौड़ी होती है। तो इसी तरीके से जो है मोहनजोदड़ो में जो मुख्य सड़क थी वो 10 मीटर से कुछ अधिक चौड़ी थी। और जो मोहल्ले वाली सड़क थी, ठीक है, वो या सहायक सड़क जो थी वो 3 मीटर चौड़ी थी। उसके बाद मेहराब सैंधव सभ्यता में मुख्यतः दंतक मेहराब का प्रयोग होता था। ठीक, तो सैंधव सभ्यता में मित्रों दंतक मेहराब का सर्वाधिक प्रयोग होता था। उसके बाद सैंधव कला की बात करें, सैंधव कला की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो है प्रस्तर की मूर्तियां, मतलब पत्थर की मूर्तियां, धातु की मूर्तियां, मोहरे, मृदभांड, मनके के आभूषण एवं जो है बांट माप को जो है रखा गया है मित्रों। ठीक है, ये इस समय सैंधव कला के अंतर्गत इन सारी चीज़ों पर कलाकृतियाँ जो है बनाई जाती थी। अब इन कलाकृतियों के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो प्रस्तर की मूर्तियाँ थी, जो प्रस्तर मतलब होता पत्थर, तो पत्थर की जो मूर्तियाँ थी इनका निर्माण सिलखड़ी से होता था, अल्बेस्टर से होता था, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सिलेटी पत्थर आदि से जो है प्रस्तर की मूर्तियाँ, मतलब जो पत्थर की मूर्तियाँ जो है बनाई जाती थी मित्रों। उसके बाद जो धातु मूर्ति थी, धातु निर्माण में मुद्रिच्छिट विधि का प्रयोग धातु निर्माण में होता था, जिसे लास्ट वैक्स तकनीक भी कहा गया है मित्रों। ठीक,
धातु निर्माण में मुदस्थिष्ट विधि या लास्ट वैक्स तकनीक का प्रयोग हुआ है। नर्तकी के बाएं हाथ में कंधे तक, इसका जो बेस्ट उदाहरण है मित्रों, ये नर्तकी की मूर्ति है। हम लोग हड़प्पा साइट कवर करते समय हम लोगों ने इस मूर्ति के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था मित्रों, ठीक है, कि धातु मूर्ति में ये विधि का प्रयोग होता था। जैसे नर्तकी, इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो है धातु मूर्ति का, ये नर्तकी है, जो कि कहाँ से मिली है जो कि ये डांसिंग गर्ल है हमारी, जो कि ये हड़प्पा से मिली थी। ठीक, इसका निर्माण मुदस्थिष्ट विधि से हुआ था और नर्तकी के बाएं हाथ में, ठीक है, यानी जो बायां हाथ है वो कंधे पर है और जो बायां हाथ है ये इस साइड में मूर्ति है, तो बायां हाथ जो है कंधे पर है और जो दाहिना हाथ है ये नीचे लटकता हुआ है मित्रों। बायां हाथ कंधे पर है और बायां हाथ क्या है, वो कंधे पर है मित्रों। बायां हाथ जो कंधे पर है मित्रों, कंधे तक, सॉरी ये जो बायां हाथ है, तो बायां हाथ जो है ये कंधे तक, यानी यहाँ हत्थे से लेकर कंधे तक जो है, इसमें 24 से 25 चूड़ियाँ पहने हुए हैं और यह नृत्य की मुद्रा में को दर्शाते हैं मित्रों। और जॉन मार्शल ने इसे जो है डांसिंग गर्ल की जो है संज्ञा दी है मित्रों। उसके बाद मिड़ मूर्तियों से तात्पर्य होता है मिट्टी की मूर्ति। जो मिड़ मूर्ति होती है, उसे मिट्टी की मूर्तियों को हम लोग मिड़ मूर्तियाँ कहते हैं। ठीक है, जो मिड़ मूर्तियाँ जो थी, जो मिट्टी की मूर्तियाँ होती थी, उन्हें मिड़ मूर्तियाँ कहते थे। और इन मूर्तियों का निर्माण कैसे होता था, इन्हें आग में पकाकर जो है इन मूर्तियों को बनाया जाता था। आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों को टेराकोटा फिरन कहलाती थी। वो चिकोटी विधि से या पिंच एंड प्रेशर टेक्निक से बनाई जाती थी मित्रों। ठीक है, तो आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों को टेराकोटा फिल्म कहलाती थी और वो चिकोटी विधि का उपयोग करके इन मूर्तियों को जो है बनाया जाता था मित्रों। समस्त मूर्तियों में 75% जो है वो पशु पक्षियों की मूर्ति हैं और 25% जो है वो मानव की मूर्तियां हैं। ठीक, जो सारी मूर्ति बनी है उसमें 75% क्या है, पशु पक्षी की मूर्ति है और 25% में मानव की मूर्तियाँ हैं। और पुरुषों की जो तुलना में स्त्रियों की मूर्तियाँ जो है अधिक हैं। ठीक है, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की मूर्तियाँ अधिक हैं मित्रों। उसके बाद जो मेहरगढ़ में सिंधु सभ्यता की सबसे प्राचीनतम स्त्री की मूर्ति जो है मिली है मित्रों। मेहरगढ़ में सिंधु सभ्यता की सबसे प्राचीनतम स्त्री की मूर्ति मिली है मित्रों। और नौसारो और मेहरगढ़ से जो महिलाओं की मिड़ मूर्तियाँ मिली हैं उनके मांग में सिंदूर है। ठीक, जो नौसारो और मेहरगढ़ से महिलाओं की मूर्ति मिली है उनके मांग में सिंदूर का प्रयोग किया गया मित्रों। और आज भी हम देखते हैं कि हमारी संस्कृतियों में और हमारे संस्कारों में आजकल हम देखते हैं सिंदूर का प्रयोग आज भी महिलाएं करती हैं। जिनकी शादी हुई है, जो शादी हो चुकी है, वो महिलाएं हम लोग मांग का सिंदूर का प्रयोग करते हुए देखते हैं। तो मित्रों, ये मांग का सिंदूर सिंधु सभ्यता की देन है। देखिए कब से चली आ रही है, प्राचीन संस्कृति हमारी करीब 4000 साल से ऊपर हो गए। ठीक, उसके बाद पशुओं में जो है सबसे अधिक कुबड़दार वृषभ की तथा पक्षियों में सर्वाधिक जो है गौरैया की मूर्तियाँ मिली हैं। आजकल हम लोग कहते हैं ना कि गौरैया 21 मार्च को हम लोग क्या है, आप लोगों को पता ही होगा करंट अफेयर्स में कि 21 मार्च को हम लोग 20 मार्च को हम लोग गौरैया डे मनाते हैं। ठीक, तो गौरैया देखिए, गौरैया को हम लोग उस दिन गौरैया के संरक्षण की बात करते हैं। तो गौरैया देखिए, गौरैया पक्षी का उल्लेख जो सबसे अधिक जो सिंधु सभ्यता में जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उसमें पक्षियों में गौरैया का सबसे अधिक इस्तेमाल हुआ है। और पशुओं में किसका, कुबड़दार बैल का, कुबड़दार वृषभ का पिक मैंने पहले दिखाया था आपको। और सिंधु सभ्यता में गाय की मूर्ति नहीं मिली है। ये जो गाय है मित्रों, ये वैदिक कालीन सभ्यता में आर्यों के समय हम इसका देखेंगे गाय का महत्व। वैदिक काल में गाय का महत्व बहुत ज़्यादा था मित्रों, लेकिन सिंधु सभ्यता में ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो बोल देता है कि सिंधु सभ्यता में गाय की मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि नहीं मिली है। अगर ये ऑप्शन में आता है तो हम लोग तुरंत एलिमिनेट इसे कर देंगे। उसके बाद मोहरों की अगर हम बात करें, सिंधु सभ्यता की मोहरों की बात करें, मोहरें सील्स या रिलीफ स्थापत्य। तो मोहरों के निर्माण में मोहरें क्या थी, मोहरें बेसिकली जैसे आज भी हम लोग मोहर बनाते हैं,
हम लोग विभिन्न प्रकार के मोहर का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, वो किसी भी चीज़ का एक प्रमाण के रूप में हम लोग मित्रों मोहरों का प्रयोग करते हैं। आज भी देखो विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान, विभिन्न प्रकार के अधिकारी अपने नाम की मोहरों का उपयोग करते हैं। व्यापारी के द्वारा व्यापार करने के लिए मोहरों का प्रयोग किया जाता है, और किसी भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट संस्थान हो, सबके द्वारा मोहरों का प्रयोग किया जाता है। क्यों? उससे एक वो साक्ष्य के रूप में होता है मित्रों, ठीक है, जिनका प्रयोग हम एक विश्वसनीयता के रूप में करते हैं कि हाँ ये विश्वसनीय, ये उनकी मोहर है और ये उन्होंने लिखा, ये वादा किया है, ये चीज़ें हैं। तो जैसे मोहरें हैं, तो मोहरें या रिलीफ स्थापत्य, तो इनका निर्माण काचली मिट्टी से किया जाता था। गोमेद, चर्ट, मिट्टी एवं सिलखड़ी की मोहरें भी बनती थी। लेकिन सर्वाधिक मोहरें जो हैं वो सिलखड़ी की बनी है मित्रों, ठीक है, सर्वाधिक जो मोहरें हैं वो सिलखड़ी की बनी है। पीसीएस में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें जो है किसकी बनी हुई मिली हैं, तो सिलखड़ी की मिली हैं। लोथल और देसलपुर, जो लोथल है और जो देसलपुर में तांबे की मोहर मिली है। सर्वाधिक मोहर तो सिलखड़ी की है, लेकिन लोथल और देसलपुर जो स्थल है वहाँ तांबे की मोहर मिली है। उसके बाद सर्वाधिक जो प्रचलित आकार था वो वर्गाकार था या चौकोर था, ठीक। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक किस प्रकार की मोहर का साक्ष्य सर्वाधिक मिला है, चौकोर है, गोल है, चतुर्भुजाकार है, ठीक है, कई ऐसे ऑप्शन दे देंगे, त्रिभुजाकार है, तो हमें याद रखना है वर्गाकार, ये वर्गाकार या चौकोर मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर है सर्वाधिक, ठीक। उसके बाद इन मोहरों में 2.8 सेंटीमीटर इंटू 2.8 सेंटीमीटर की है। इन मोहरों की जो साइज़ है 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर की है। कालीबंगा जो है, कालीबंगा से एक तथा मोहनजोदड़ो से कुल 5 बेलनाकार मोहर भी प्राप्त हुई है। कालीबंगा से एक और मोहनजोदड़ो से कुल 5 बेलनाकार मोहर भी प्राप्त हुई है मित्रों। उसके बाद ये मोहरों का साक्ष्य मित्रों, एक श्रृंगी बैल देखिए बना हुआ है। इस पर देखिए मोहरों पर सर्वाधिक प्रचलित जो ये है मछली की आकृति बनी हुई है, यू आकार की आकृति कुछ बनी हुई है और अन्य आकृतियाँ बनी हुई मित्रों। जो एक श्रृंगी जो है ये हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पशु था या जानवर था, ठीक है, और इसका चित्रांकन जो है कई बार अनेक स्थलों से इस प्रकार की जो है मोहरें मिली हैं एक श्रृंगी पशु की मित्रों। और मोहनजोदड़ो मूवी में भी जो है बार बार इसको कई बार दिखाया गया था एक श्रृंगी पशु को मित्रों। उसके बाद मृद भांडों की बात करें, उसके बाद मृद भांडों की बात करें हम, उसके बाद मृद भांडों की बात करें, मृद मतलब में होता है मित्रों मिट्टी, और भांड मतलब होता है, भांड मतलब क्या होता है, बर्तन। तो जो मिट्टी के बर्तन होते थे उन्हें मृद भांड कहते थे, ठीक। तो सर्वाधिक जो मृद भांड हैं वो चाक पर बने हैं, और यद्यप मित्रों ये टाइप करने में दिक्कत आती है, इसे यद्यप ये आप जानिएगा शुद्ध ये लिखा जाता है, ठीक। हालांकि टाइपिंग एरर की वजह से हर जगह ये लिखा गया है, लेकिन यद्यप ये सही वर्जन होगा। यद्यपि केवल थोड़े से हस्त निर्मित हैं, ठीक, यानी सर्वाधिक मृद भांड चाक पर बने हुए हैं, यद्यप कुछ जो है क्या है हस्त निर्मित है, हाथ से निर्मित हैं। सैंधव मृद भांड मुख्यतः जो है लाल या गुलाबी हैं, जिन पर काले रंग की आकृतियों का अंकन जो है किया गया है, ठीक। ये जो मृद भांड है वो लाल और गुलाबी कलर के हैं मित्रों, और इन पर काले रंग की जो है क्या की गई है, विभिन्न आकृतियां जो है बना दी गई हैं। तो ये प्रीलिम्स के दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों कि सिंधु सभ्यता के जो मृद भांड है वो किस कलर के थे, तो लाल या गुलाबी हैं, जिन पर काले रंग की आकृतियों का अंकन किया गया है। उसके बाद हड़प्पा के मृद भांडों पर जाल के साथ में मछुआरे हैं। जो हड़प्पा है तो हड़प्पा के जो मृद भांड पाए गए हैं उसमें जाल के साथ में मछुआरे का चित्रण तथा दूध पिलाती हुई हिरणी का चित्रण तथा मोहनजोदड़ो के मृद भांड से कन खजूरे का अंकन जो है मिलता है मित्रों, ठीक। तो मैं ये ध्यान रखना है स्टील में मृद भांडों में कि हड़प्पा के जो मृद भांड हैं उनके हड़प्पा के मृद भांड पर जाल के साथ मछुआरे का चित्रण, दूध पिलाती हिरणी का चित्रण और मोहनजोदड़ो के मृद भांड से कन खजूरे का चित्रण जो है मिलता है मित्रों। और लोथल के मृद भांड से प्यासा कौवा और चालाक लोमड़ी की आकृति मिलती है।
कहाँ से? लोथल के मृदभांड से प्यासा कौवा और चालाक लोमड़ी की जो है आकृति मिलती है मित्रों। फिर उसके बाद हम बात करें जो बाट और माप थे इस समय के, बाट और माप वो चर्ट नामक पत्थर से निर्मित होते थे और घनाकार होते थे मित्रों, ठीक, घन के आकार में होते थे। राजनीतिक संगठन के बारे में अगर हम बात करें, राजनीतिक संगठन की बात करें मित्रों, तो सर्वप्रथम जो पिंगट महोदय जो थे, देखिए हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के बारे में वास्तविक रूप से पक्के तौर पर अभी जानकारी का अभाव है मित्रों। यद्यपि जो पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं मित्रों, इनके आधार पर जो विभिन्न इतिहासकारों ने जो है इसे जो है अपनी अपनी व्याख्या जो है प्रस्तुत की है कि यहाँ का राजनीतिक संगठन की संरचना जो है ये रही होगी मित्रों, ठीक। तो इसी क्रम में जो है पिंगट महोदय जो हैं, इन्होंने सबसे पहले कहा कि सैंधव राजनीतिक संरचना पर अपना सैद्धांतिक बात सबसे पहले पिंगट ने रखा था मित्रों। इनके अनुसार कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये जुड़वा राजधानियाँ थीं। ये इतनी विकसित अवस्था में थी कि दोनों, ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों जुड़वा राजधानियाँ थीं और ये एक अत्यंत ही केंद्रीकृत साम्राज्य था मित्रों, जो निरंकुश पुरोहित राजाओं के द्वारा शासित होता था। ये एक अत्यंत क्या था? एक केंद्रीकृत साम्राज्य था मित्रों, ठीक है। मतलब जो जिस तरीके से हम वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिस तरीके से नगरीकरण की व्यवस्था देखते हैं, जिस तरीके से उसका व्यापार वाणिज्य देखते हैं, तो मित्रों ये किसी एक संगठित व केंद्रीकृत संरचना के बगैर ये संभव नहीं था मित्रों। आज भी देखिए जहाँ पर क्या होता है, केंद्रीय सत्ता या संगठन कमज़ोर होता है, वहाँ पर जो है व्यापार वाणिज्य पर, वहाँ की नगरीय योजना पर तथा वहाँ के अन्य गतिविधियों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये सभ्यता इतनी संगठित थी और इतनी समुन्नत सभ्यता थी, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई जो है राजनीतिक संगठन केंद्रीय स्तर पर विद्यमान था, कोई केंद्रीय राजनीतिक संगठन था जो इन चीज़ों को बहुत कायदे से वॉच कर रहा था और इनको रेगुलेट कर रहा था मित्रों, ठीक है। तो केंद्रीकृत साम्राज्य था जो निरंकुश पुरोहित राजाओं के द्वारा शासित होता था। ये क्या, किसका मानना है? पिंगट महोदय का मानना है। वहीं मैके क्या कहते हैं? मैके के अनुसार यह प्रतिनिधात्मक सरकार थी, मतलब ये जो है प्रतिनिधात्मक सरकार थी, मतलब ये लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता था। अब वो प्रतिनिधात्मक किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी, गणतंत्रात्मक थी या कोई अन्य राजनीतिक संरचना था? इसका कोई ज्ञान नहीं है मित्रों। तो मोटे तौर पर इन्होंने कहा ये प्रतिनिधात्मक सरकार थी, ठीक, मैके महोदय ने। उसके बाद सैंधव का सामाजिक व धार्मिक स्थिति, उसके बाद सैंधव की सामाजिक व धार्मिक स्थिति की बात करें मित्रों, तो सैंधव समाज में जो है सामाजिक स्थिरीकरण था, ठीक है। सैंधव समाज में विभिन्न प्रकार का जो सामाजिक स्थिरीकरण था और हम विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक जो है कह सकते हैं, ठीक। तो ये कहते हैं कि सैंधव सभ्यता में विभिन्न, एक मिनट मित्रों जरा पानी पी लेते हैं। तो सैंधव की सामाजिक व धार्मिक स्थिति के बारे में हम लोग पढ़े थे, सामाजिक व धार्मिक स्थिति के बारे में सैंधव सभ्यता की, ठीक। तो सैंधव समाज में क्या कहते हैं, इसमें सामाजिक स्तरीकरण था, ठीक, मतलब समाज में इसके विभिन्न स्तर जो है विद्यमान थे मित्रों। हम जिसे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक जो है कह सकते हैं। मतलब इस समय में इस मतलब समाज में इन व्यक्तियों का जो है अपना एक कैटेगरी थी उसमें। और सैंधव समाज जो है, सैंधव समाज था मित्रों, वह मात्र सत्तात्मक था, ठीक। मात्र सत्तात्मक इसलिए माना जाता है क्योंकि सैंधव सभ्यता से जो है मात्र सत्तात्मक मतलब महिलाओं की या मात्र शक्ति की सबसे अधिक जो मूर्तियां मिली हैं, इस वजह से मात्र सत्तात्मक स्वरूप इसका के बारे में आइडिया लगाया जाता है मित्रों। वस्त्र जो था, यहाँ पर सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र का प्रयोग किया जाता था और मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त चांदी का एक जार है पर लिपटा हुआ सूती कपड़े का साक्ष्य जो है मिलता है मित्रों।
मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त चांदी के एक जार पर, मोहनजोदड़ो से एक चांदी का जार मिला है जिस पर लिपटा हुआ सूती वस्त्र का जो है साक्ष्य है मित्रों। ठीक, ये चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य है। खान पान सैंधवजन शाकाहारी और मांसाहारी जो है दोनों थे। इनका खान पान देखें तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे मित्रों। उसके बाद जो इनकी धार्मिक स्थिति की अगर बात करें हम, धार्मिक स्थिति की बात करें मित्रों तो मातृ शक्ति की पूजा जो है सैंधव लोग करते थे। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति बहुत ज़्यादा मिली है। मोहनजोदड़ो स्थल, हड़प्पा स्थल और बनावली से ऐसी मूर्तियां भारी मात्रा में मिली हैं जहां से मातृ शक्ति की मूर्ति कहां से मोहनजोदड़ो से, चन्हूदड़ो से और जो है बनावली नामक, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से और बनावली नामक स्थल से जो है ऐसी मूर्तियां भारी मात्रा में मिली हैं जो मातृ शक्ति की ओर इशारा करती हैं। ठीक, पुरुष देवता की बात करें तो मैके कहते हैं, मैके को मोहनजोदड़ो से जो है सेलखड़ी की पशुपति की मोहर मिली है मित्रों। मोहर हमने दिखाया था जब हम पढ़ रहे थे मोहनजोदड़ो से, वहाँ पशुपति की मोहर। इस मोहर पर 7 अक्षरों का लेख लिखा है मित्रों, ऊपर जो 7 अक्षर लिखे हुए हैं। मार्शल ने जो है इसे रुद्र या शिव का आरंभिक प्रारूप जो है माना है मित्रों। ठीक है, इस पशुपति की मोहर को, इसमें पुरुष देवता को पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। उनके सर पर सींग वाला मुकुट है, सर पर जो है जो सींग वाला मुकुट है। और इस मोहर पर 5 प्रकार के और कुल 6 पशुओं का जो है अंकन जो है मिलता है मित्रों। यह है, आगे हम दिखाते हैं अभी पशुपति की मूर्ति, यह है। और ये पुरुष देवता के दाईं ओर और इस पुरुष देवता के जो दाईं ओर क्या है, दाईं ओर जो है ये दाहिनी हाथ हो गया, दाहिना हाथ। तो दाईं ओर क्या है, ये हमारा बाघ है हमारा, और ये हाथी है मित्रों। ठीक, दाईं ओर बाघ और हाथी है, दाईं ओर बाघ और हाथी है मित्रों। और इसके जो बाईं ओर जो है, यानी ये हमारा बायां हाथ हो गया, तो इसके जो बाईं ओर है मित्रों क्या है, देखिए ये क्या है, बाईं ओर गैंडा है और भैंसा है मित्रों। ये गैंडा बना हुआ है और ये जो है भैंसा बना हुआ है मित्रों। ठीक, और ये ऊपर जो है ये पशुपति है। ये पशुपति जो है ये पशुपति जो है इसके 3 मुख है मित्रों। एक मुख सामने है, एक जो है दाहिने है और एक मुख बाएं है। तो 3 मुखी ये प्रतिमा है। इसके ऊपर ये सींग निकलती हुई है मित्रों, और ये 3 मुख हो गए। और ये पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है मित्रों। और इसके जो दाहिने साइड में क्या है, शेर और हाथी है, और बाएं साइड में क्या है, इसके गैंडा और भैंसा है। और नीचे जो है दो जानवर हिरन है, एक हिरन ये, एक हिरन ये। तो नीचे जो है 2 हिरन है मित्रों। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस प्रकार से कुल 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिलाकर कुल 6 पशुओं का अंकन इस पर मिलता है। अब अगर क्वेश्चन आए 6 प्रकार के 6 पशु हैं और कुल कितने प्रकार के जानवरों का या पशुओं का अंकन मिलता है, तो 5 प्रकार के हैं। 4 तो ये हो गए और हिरन 1 ही हो गया, 5 हो गया। तो टेक्निकल है मित्रों, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है और गलत होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होगी अगर आपने ठीक से पिक्टोग्राफी मेमोरी के साथ में इसका अध्ययन नहीं किया है तो। ठीक, गैंडा भैंसा है और उसके पास में 2 हिरण के बच्चे उछल रहे हैं। ये 2 हिरण के बच्चे हैं, ये पशुपति की जो मूर्ति इसके पास में उछल रहे हैं मित्रों। उसके बाद मित्रों जो है ये देखें तो वृक्ष पूजा या वृक्ष की, सॉरी ये कर देते हैं। ठीक है, ये वृक्ष की पूजा होती थी। और पीपल वृक्ष जो है यहाँ पर पीपल के वृक्ष मिले हैं, मतलब पीपल के वृक्ष के साक्ष्य मिले हैं, उनकी पूजा का साक्ष्य मिला है मित्रों। ठीक, अब कब्रिस्तान की बात करें, हम कब्रिस्तान की बात करें जो हड़प्पा सभ्यता का, तो यहाँ का जो कब्रिस्तान था मित्रों वो बस्ती के बाहर स्थित था। जो बस्ती बनी थी उसके बाहर कब्रिस्तान स्थित था। आज भी हम देखें कब्रिस्तान जो है कहाँ है, बस्ती के बाहर ही
हमारे नगरों के चारों तरफ आसपास के इलाकों में ही ज़्यादातर बसाए गए हैं मित्रों। अब वो बात अलग है कि आजकल नगरीकरण हो गया है, तो जो कब्रिस्तान हो गए हैं वो नगरों के अंदर आ गए हैं, ठीक है। लेकिन आरंभिक अवस्था में जो कब्रिस्तान होते थे वो नगरों के बाहर ही बसाए जाते थे मित्रों, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में बसाए गए हैं, उसको अभी भी फॉलो किया जाता है। तो कब्रिस्तान बस्ती के बाहर स्थित होते थे। भगवानपुरा में कब्र मध्य में है, भगवानपुरा नामक एक स्थल है, वहाँ पर कब्र जो है ये मध्य में मिला है, ठीक है, मतलब नगरों के मध्य में मिला है। और हड़प्पा सभ्यता में 3 विधियाँ प्रचलित थीं। हड़प्पा सभ्यता में जो समाधान की, हड़प्पा सभ्यता में हम यहाँ लिख देते हैं समाधान की, हड़प्पा सभ्यता में समाधान की, ये हड़प्पा सभ्यता में समाधान की जो है 3 विधियां जो हैं प्रचलित थी मित्रों, ठीक। एक पूर्ण समाधिकरण होता था, दूसरा आंशिक समाधिकरण होता था, और तीसरा जो होता था मित्रों दाह संस्कार होता था, ठीक है। तीसरा क्या होता था? दाह संस्कार होता था। तो पूर्ण समाधिकरण जो होता था मित्रों, इसमें क्या होता था, जो मृत व्यक्ति होता था इसकी जो है संपूर्ण डेड बॉडी को जो है मिट्टी में दफना दिया जाता था। ये आजकल के जो है मुस्लिम धर्म में जो प्रचलन है वो उससे जो है साम्यता रखता है ये पूर्ण समाधिकरण। दूसरा आंशिक समाधिकरण क्या होता था कि जो मृतक व्यक्ति होता था इसको जो है प्राकृतिक रूप से खुले किसी मैदान में या जंगल में कहीं पर लिटा दिया जाता था, और जब उसके सारे मांस को जो है जो पक्षी वगैरह खा जाते थे, पक्षी जानवर वगैरह, तो उसकी जो अस्थियां बचती थी उनको जो है दफनाया जाता था। यह मित्रों आजकल जो पारसी धर्म है वो कहीं ना कहीं उससे साम्यता रखता है। और उसके बाद जो दाह संस्कार था मित्रों, इसमें तो वही था कि जो दाह संस्कार था मित्रों, इसमें जो व्यक्ति का क्या कर दिया जाता था, व्यक्ति को जो जला दिया जाता था और उसकी जो हड्डियां होती थी उनको दफनाया जाता था। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की विधियां होती थी जिससे कि 100 का जो है समाधान किया जाता था, ठीक। अब इसमें कालीबंगा से कुल 3 प्रकार के समाधान के उदाहरण मिले। कालीबंगा स्थल है, जो कालीबंगा जो स्थल है हमारा, यहाँ से कुल 3 प्रकार के जो है समाधान के उदाहरण जो है मिले हैं मित्रों। इसके 2 प्रकार के समाधान में तो की छोड़िए, इसका मतलब नहीं है, इसको छोड़ दिए, कुछ सेंटेंस ये वो सही नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो है कालीबंगा में एक वृत्ताकार गड्ढा मिला है, गड्ढा खोदा जाता था जिसमें कांस्य, दर्पण आदि अंत्येष्टि के सामग्री के साथ में गाड़ी जाती थी। ये जो कालीबंगा था, एक तो यहाँ क्या मिला है, एक तो 3 प्रकार के समाधान मिले हैं, मतलब 3 प्रकार के समाधान कालीबंगा से मिले हैं, और यहाँ पर जो क्या है मृतक के साथ में वृत्ताकार जो गड्ढा खोद कर जो है उसके साथ में क्या होता था, कांस्य का दर्पण मतलब कांसे का शीशा जो है उसके साथ में दफना दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो मृतक व्यक्ति है उसकी जो आत्मा जो है उसका इस्तेमाल करेगी। फिर सैंधव जो सैंधव सभ्यता था, सैंधव सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो था वो दाह कर्म था। या तो यही अन्य इतिहासकारों के अनुसार पूर्ण समाधिकरण या आंशिक समाधिकरण में 100 को खुले वही जो मित्रों हमने आपको ऊपर समझाया है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद रोपड़ में मालिक के साथ में कुत्ता दफनाया जाता था। जो रोपड़ नामक स्थल है ये पंजाब में है, यहाँ पर मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाया गया है। और वहीं लोथल में क्या है, मालिक के साथ में बकरी दफनाई गई है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव के साथ में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो रोपड़ से मिला है। मानव के साथ में बकरी दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। उसके बाद हड़प्पा में स्त्री के साथ में बच्चे को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। जो हड़प्पा है यहाँ पर हड़प्पा से स्त्री के साथ में बच्चे को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, ठीक। सुरकोटदा मित्रों, जो सुरकोटदा है, सुरकोटदा में बड़ी चट्टान से ढकी हुई एक कब्र मिली है, ठीक है, जो सैंधव सभ्यता में अपने ढंग की एक ही है। ये कहीं ना कहीं जैसे साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर था मित्रों, जहाँ पर जो मृतक जो शव होता था उसको बड़े बड़े पत्थरों से दफनाया जाता था। कुछ इसी तरीके से सुरकोटदा में भी मिला है कि बड़ी चट्टान से ढकी हुई एक कब्र मिली है जो सैंधव सभ्यता में अपने ढंग की एक ही है मित्रों। उसके बाद जो सनौली है यह भी लेटेस्ट उत्खनित स्थल है मित्रों, काफ़ी चर्चा में है ये। तो सनौली जो है अवनतिकालीन हड़प्पा, जो सनौली नामक स्थल है ये,
तो सनौली नामक स्थल से मित्रों यह अनौतिकालीन जो हड़प्पा का कब्रगाह स्थल था, ठीक है। और यहाँ से क्या है, ये जो क्या कहते हैं पतनशील हड़प्पा जो थी, ये उसका जो है साक्ष्य यहाँ से सनौली से मिला है, यानी यहाँ की जो कब्रगाह है वो पतनशील हड़प्पा की ओर इशारा करती है मित्रों। आगे जो है राखी गढ़ी है हमारा, और फरमाना है हमारा, जो कि ये हरियाणा में स्थित है। यहाँ से विकसित हड़प्पा कालीन जो है समाधान के स्थल मिले हैं। उसके बाद जो कलश समाधान है, कलश समाधान, जैसा कि हमने कलश समाधान बताया था आपको, वो सुरकोटदा से और मोहनजोदड़ो नामक स्थल से मिले हैं। और इन कलशों को मार्शल ने प्रतीकात्मक समाधियों माना है मित्रों। आगे जो आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो संधो काल की जो आर्थिक स्थिति थी, सिंधु काल की जो आर्थिक स्थिति थी, तो हम देखते हैं कि ये सिंधु सभ्यता जो थी, ये कृषि और व्यापार के जो है एक सूक्ष्म संतुलन पर टिकी हुई थी मित्रों। तो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें कृषि और व्यापार की बहुत ही अहम भूमिका होती है मित्रों। आज भी अगर हम देखें तो कोई भी वही देश आजकल समुन्नत स्थिति में है जहाँ पर कृषि और ट्रेड दोनों का जो है एक कॉम्बिनेशन है, जहाँ जो दोनों क्षेत्र में जो विकसित है वो देश आज सुपर पावर है। चाहे हम आजकल चाहे जिस देश का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे चाइना हो, रसिया हो, अमेरिका हो, वहाँ पर कृषि और साथ साथ में वो लोग ट्रेड में भी बहुत आगे हैं। तो हम आगे देखें कि कृषि जो थी, सिंधु जन का मुख्य उद्यम जो है कृषिकरण था, ठीक। और इसकी उर्वरता का मुख्य कारण था कि सिंधु नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ थी मित्रों। जब सिंधु नदी में बाढ़ आती थी तो हर साल वो क्या करती थी, नदियाँ अपने साथ में गाद लेकर आती थी, और गाद में क्या होता था, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते थे। तो इन पोषक तत्वों के माध्यम से क्या होता था, मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती थी, और विभिन्न प्रकार के जो अनाज थे और जो फसलें थी वो उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी मित्रों। तो इस वजह से क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो कृषि सेक्टर था वो बहुत मजबूत था। और जो कृषि उस समय जो है तत्कालीन अवस्था में अगर कृषि मजबूत थी तो उसने जो बाहरी व्यापार को भी प्रमोट किया मित्रों। और जब कृषि और व्यापार दोनों जुड़ा तो नगर में क्या हुआ, नगरीय व्यवस्था और मजबूती की ओर और समुन्नत स्थिति में वो पहुँच गई थी मित्रों। तो हम देखते हैं कि इसकी मुख्य फसल जो है गेहूँ और जौ थी, तथा अन्य फसलों में कपास, मटर, तिल और बाजरा भी प्रमुख थे, ठीक। उसके बाद सिंधु लोगों को कुल 9 फसलों का ज्ञान था, लेकिन इन्हें ईख का ज्ञान नहीं था मित्रों। यहाँ से वो क्वेश्चन टेक्निकल बना सकता है कि इन्हें ईख का ज्ञान था या नहीं था। तो हमें ये पक्के तौर पर याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को ईख का ज्ञान नहीं था। और रोजिदी जो है, रोजिदी से बाजरे की 6 किस्में जो है प्रकाश में आई है मित्रों। ये जो है ये प्रमुख साक्ष्य मित्रों, प्रमुख फसलों के साक्ष्य मित्रों, और ये उनसे क्या क्या कहाँ से क्या मिला है मित्रों, ठीक है। ये चावल, तो चावल कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है, कालीबंगा से मिला है, लोथल से मिला है, बालू, कुणाल, रंगपुर, मोहनजोदड़ो से मिला है। गेहूं के जो साक्ष्य मित्रों, रंगपुर, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिला है। उसके बाद जौ के जो साक्ष्य हैं वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से मिला है मित्रों। बाजरे के जो साक्ष्य हैं वो सुरकोटदा से, रोजदी से, सोई से, हड़प्पा से मिला है मित्रों। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है लहसुन वाली, लहसुन का साक्ष्य जो है यह हरियाणा के बालू से प्राप्त हुआ है, जो कि प्राचीनतम साक्ष्य मित्रों। उसके बाद जो तरकाई किला है, तरकाई किला, यहाँ से गेहूँ, जौ और खेत के मटर तथा अनाज काटने की हसिया मिला है तरकाई किला से मित्रों। उसके बाद जो धौला बीरा है, धौला बीरा इसको हम, ये नगर नियोजन वाला है, इससे कोई मतलब नहीं, आपका गलत टाइप हो गया है। उसके बाद ये जो है मित्रों कुछ वस्तुएं हैं, ये जो है कुछ वस्तुएं हैं मित्रों और क्षेत्र हैं हमारे, कि कौन सी वस्तुएं थी। आयात निर्यात जो होता था, हमारी हड़प्पा सभ्यता का जो आयात होता था वो सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र सभ्यता से हमारे व्यापार होते थे। और व्यापार जो होते थे आंतरिक और व्यापार जो है आंतरिक और बाहरी दोनों व्यापार होते थे। और व्यापार जो होता था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, वो स्थल मार्ग से और समुद्र मार्ग से, दोनों मार्गों से होता था। जो स्थल मार्ग से व्यापार होता था वो ईरान व अफगानिस्तान होते हुए और फिर सुमेरिया, मेसोपोटामिया सभ्यता की ओर होता था। और उसके बाद में जो है जो बाहरी व्यापार था वो बलूचिस्तान जिसमें मध्यस्थ का कार्य करता था, बलूचिस्तान और बहरीन
से होते हुए मेसोपोटामिया का रास्ता था, फारस की खाड़ी होते हुए और लाल सागर होते हुए मेसोपोटामिया की सभ्यता तक, मिस्र की सभ्यता तक व्यापार होता था मित्रों। तो इस प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता का ट्रेड था वो आंतरिक और बाह्य ट्रेड था, और बाह्य ट्रेड में क्या था, जो बाह्य ट्रेड था वो स्थल भाग और समुद्री भाग दोनों से होता था। ठीक, अब ये प्रमुख वस्तुएं हैं जिनका हम विभिन्न देशों से हम आयात करते थे, उनकी सूची है मित्रों। कई बार प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये विभिन्न धातुओं का नाम दे देता है और कहाँ से मंगाई जाती थी उनको मैच करने के लिए दे दिया जाता है, या कोई एक धातु दे दिया जाता है, पूछ जाता है ये कहाँ से मंगाई जाती थी। तो उनको हम देख लेते हैं। जो टिन था हमारा वो अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी। जो तांबा था हमारा वो खेतड़ी की राजस्थान से मंगाई जाती थी। जो चांदी था हमारा वो ईरान अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी, ईरान व अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी चांदी। सोना जो था अफगानिस्तान और फारस से मंगाया जाता था मित्रों। लाजवर्द जो था हमारा मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। सेलखड़ी जो थी मित्रों ये बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से मंगाया जाता था। नील रतन ये बदखसा से मंगाया जाता था जो कि अफगानिस्तान में है मित्रों। नील मणि महाराष्ट्र से मंगाया जाता था मित्रों। हरित मणि ये दक्षिणी एशिया से मंगाया जाता था। शंख की कौड़ी ये सौराष्ट्र या दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। सीसा ये ईरान से मंगाया जाता था और अफगानिस्तान, राजस्थान से मंगाया जाता था। और जो शिलाजीत था मित्रों ये हिमालय से मंगाया जाता था। तो ये विभिन्न सूचियाँ हैं मित्रों, और ये विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ से चीज़ें आयात की जाती थी मित्रों। अब जो है हड़प्पा सभ्यता की हम सब कुछ हो गया इसमें, धर्म, व्यापार, समाज, अर्थव्यवस्था, नगर नियोजन, ये सारी चीज़ों का पढ़ लिया। अब लास्ट में हम इसके पतन के बारे में पढ़ लेते हैं मित्रों। तो जैसा कि पतन के बारे में हमने आपको आरंभिक अवस्था में जब इसकी काल निर्धारण का हमने काल अवधि वाला पढ़ा था, तो उसमें हमने जिक्र किया था कि यह सभ्यता जो है, सभ्यता के 3 चरण जो है मोटे तौर पर जो है देखे जाते हैं। एक क्या होता था, प्राक हड़प्पा था या जिसे आरंभिक हड़प्पा कहते थे। दूसरा क्या होता था, मैच्योर हड़प्पा था या जिसे विकसित हड़प्पा कहते थे। और तीसरा क्या था, लेटर हड़प्पा था जिसे पतनशील हड़प्पा भी कहते हैं मित्रों। ठीक है, तो जो पतनशील हड़प्पा का चरण है वो करीब करीब जो है वो 1700 से लेकर 2000 के बीच में हम देखने को मिलता है मित्रों। अब हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ ये मित्रों एक विवाद का विषय है। विभिन्न इतिहासकारों का अपना अपना एक सिद्धांत है। जैसे उद्भव के बारे में विभिन्न इतिहासकारों का अपना एक सिद्धांत है कि कोई स्वदेशी उद्भव को मानता है, कोई विदेशी उत्पत्ति को मानता है, कोई आर्य को मानता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई द्रविड़ को मानता है। तो कुल मिलाकर उसके विभिन्न अपने एक वो हैं। हमें मोटे तौर पर इसके विवादों में नहीं पढ़ना है, हमें मोटे तौर पर विभिन्न विद्वानों के बारे में थोड़ा सा समझ लेना है, क्योंकि कभी कभी मैचिंग में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, ये एक तरफ पतन के कारण दे दिया गया, दूसरी तरफ विद्वानों का नाम दे दिया गया। तो मैचिंग के लिए पूछा जा सकता है, कभी मैचिंग के लिए पहले पूछा जाता था जब सब्जेक्ट होता था हिस्ट्री का 2010 के पहले, तो उसमें हिस्ट्री में पूछा जाता था। लेकिन जीएस में जो इस तरह अभी का जो पैटर्न है मित्रों प्रश्न पूछने का, उस पर कभी भी इस पर क्वेश्चन जो है बना सकते हैं, तो हमको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो हड़प्पा सभ्यता के जैसे उद्भव के बारे में कोई एक मत नहीं है मित्रों, वैसे पतन के बारे में भी कई मत हैं मित्रों। ठीक है, और कई मतों को देखने बाद ये हम लोग इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं मित्रों कि इतनी बड़ी सभ्यता का पतन के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं रहे होंगे, बल्कि इसके लिए विभिन्न कारणों का एक सम्मिलित रूप जो है जिम्मेदार रहा होगा इसके लिए। और कुछ इतिहासकार तो पतन को मानते ही नहीं हैं, वो कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं हुआ। वो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं हुआ, वरन जब जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी, मतलब जो इंडस वैली वाला जो क्षेत्र था, वहाँ पर पारिस्थितिक असंतुलन या और अन्य विभिन्न कारणों से जो है वहाँ से व्यक्ति या जो नागरिक थे वो विस्थापित होकर अन्य क्षेत्रों में चले गए और वो स्थलीय संस्कृतियों में परिवर्तित हो गए मित्रों। ठीक है, तो इस प्रकार से कई विद्वानों के विभिन्न प्रकार के मत हैं, जिसमें इस समय जो निष्कर्ष के रूप में अभी हम देखेंगे आगे। पहले हम पतन विभिन्न विद्वानों का मत वो देख लेते हैं। जैसे मलेरिया का सिद्धांत, ये कनेडी कहते हैं कि उस समय मलेरिया, क्योंकि वो जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र था वो क्या था, दलदली क्षेत्र था, क्योंकि वो इंडस के सिविलाइजेशन इंडस वैली के उसमें था, दोआब के क्षेत्र में था। तो क्या था, वो दलदली क्षेत्र था। दलदली क्षेत्र में मच्छर वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से ये मानते हैं कि कनेडी की मलेरिया महामारी से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। मलेरिया बीमारी आज भी हम देखते हैं, हम लोग मतलब मलेरिया बीमारी से मरते हुए और बीमारों पीड़ित होते हुए लोगों को देखते हैं।
तो मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है मित्रों। तो मलेरिया महामारी से पतन हुआ कैनेडी कहते हैं। नदियों का मार्ग परिवर्तन लैम्ब्रिक कहते हैं। लैम्ब्रिक कहते हैं कि नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। क्यों? नदियों के मार्ग का क्या प्रभाव पड़ा? नदियों का मार्ग ये था कि जब नदियाँ उधर से बहती थी तो मिट्टी उपजाऊ होती थी। मिट्टी उपजाऊ होती थी तो पैदावार अच्छा होता था और इससे जो है नगरीकरण को बढ़ावा मिला और सारी चीज़ें समुन्नति अवस्था में चली। लेकिन जब नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया तो वो क्षेत्र हो गया सूखाग्रस्त। उस क्षेत्र में क्या हो गया? मिट्टी अनुपजाऊ हो गई, इस वजह से सभ्यता का पतन हो गया। ये कौन कहते हैं? लैम्ब्रिक महोदय कहते हैं। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, ये आरएल स्टाइल कहते हैं और अमलानंद घोष, ये आरएल स्टाइल और अमलानंद घोष जी कहते हैं कि मलेरिया हो गया, नदियों का मार्ग परिवर्तन हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया। ये आरएल स्टाइल और अमलानंद घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। वो अपना विभिन्न जो है निष्कर्ष निकालते हैं, विभिन्न डाटा के माध्यम से वो निष्कर्ष निकालते हैं और साक्ष्यों के माध्यम से कि उस समय जो हड़प्पा की मोहनजोदड़ो की या हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता की जो जनसंख्या थी वो काफ़ी समुन्नत अवस्था में काफ़ी भारी जनसंख्या हो गई थी। मतलब जनसंख्या अपने संसाधनों का अतिक्रमण कर गई थी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई और पतन हुआ हड़प्पा सभ्यता का। अब हम लोग कभी भी एस्से का निबंध अगर लिखते हैं अपने पीसीएस मुख्य परीक्षा या आरओ मुख्य परीक्षा में या बीओ मुख्य परीक्षा में, तो हम लोग वहाँ पर जोड़ सकते हैं। जब जलवायु परिवर्तन पर निबंध अक्सर आता है और महत्वपूर्ण टॉपिक है तो हम लोग इसमें एक अपना पक्ष ये भी जोड़ सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो वर्तमान के समय एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने विद्यमान है, इसी प्रकार की चुनौती हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिली थी, जिसके कारण लोगों को सैंधव क्षेत्र से विस्थापित होना पड़ा था। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके प्रति अगर हम लोग अभी जागरूक नहीं हुए तो हम लोगों के समक्ष भी उसी तरीके की समस्याएं आ सकती हैं भविष्य में। उसका भूतात्विक परिवर्तन, ये राइक्स और एमआर साहनी कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन आया, यानी वहाँ पर जियोग्राफिकल चेंज आया, इसके लिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। शुष्कीकरण को कहते हैं, एमआर मुगल कहते हैं कि शुष्क हो गई थी भूमि इसलिए पतन हुआ। उसके बाद पारिस्थितिक असंतुलन कहते हैं, फेयर सर्विस कहते हैं मित्रों। जलवायु परिवर्तन आरएल स्टाइल अमलानंद घोष और पारिस्थितिक असंतुलन फेयर सर्विस कहते हैं मित्रों। उसके बाद विदेशी व्यापार में गतिरोध आया इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये अल्ब्राइट कहते हैं मित्रों। उसके बाद अदृश्य गाज को दिमित्रेव कहते हैं, अदृश्य गाज के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। बाह्य आक्रमण को जो है मित्रों गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि बाहरी आक्रमण आया, बाहरी आक्रमण हुआ सभ्यता के अंतिम चरण में और उसने जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन दिया। इसके लिए वो विभिन्न स्थलों से कुछ नरकंकाल के साक्ष्य को इकट्ठा करते हैं, उस आधार पर अपना जो है इंटरप्रिटेशन रखते हैं मित्रों। लेकिन मोटे तौर पर बात करें तो निष्कर्षता इसका प्रमुख कारण जो है बाढ़ को मानते हैं तथा अन्य कारण भी जिम्मेदार थे। निष्कर्ष रूप से जो विभिन्न इतिहासकार इस निष्कर्ष को पहुंचे हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के लिए मुख्य रूप से बाढ़ जिम्मेदार था, लेकिन सिर्फ बाढ़ ही जिम्मेदार नहीं था, इसके लिए अन्य अनेक कारण भी जिम्मेदार थे जिसके लिए इस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, अब पतन हो गया या अन्य संस्कृतियों में परिवर्तित हो गई मित्रों, ये एक विवाद का विषय है इतिहासकारों में। लेकिन सर्वमान्य निष्कर्ष यही है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार नहीं था, बल्कि इसके लिए अनेक कारण जो है जिम्मेदार थे। तो इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता को 3 लेक्चर में जो है कवर किया है मित्रों, कवर किया है। और इसके हमने पूरी कोशिश की है और ध्यान रखा है कि आपका कोई भी टॉपिक जो है हड़प्पा सभ्यता से अगर पूछा जाता है तो आपका कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं पाए। मित्रों, आप सभी का जो है सहयोग, प्यार, आशीर्वाद ऐसे बना रहे और आपको ये वीडियो सतत व अनवरत रूप से मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है मित्रों तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़िए। आप फ्री इनिशिएटिव है, आप इसका लाभ उठाइए। वीडियो लेक्चर आपको फ्री दिया जाएगा जैसा कि हमारे संस्थान के द्वारा वादा किया गया है। आप इसका लाभ उठाइए, आप इसके लगातार सतत रूप से नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिविज़न कीजिए मित्रों। और ये हमारा आपको वादा है, हमारा और हमारे संस्थान का, कि आपको पूरे जीएस की लेक्चर सारे सब्जेक्ट के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, करंट सारी चीज़ पढ़ाई जाएगी। आप धैर्य बनाए रखिए। अन्य इनिशिएटिव भी हमारी टीम के द्वारा शुरुआत की जाने वाली है। कुछ समय में वो वीडियो भी आपको रेगुलर मिलने लगेंगे मित्रों। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार मित्रों। और मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। कल हम लोग शुरुआत करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।